सजेस्ट करोगे तो हमें बेटर रहेगा, क्योंकि वीएनआर अभी सब लोग इतना प्रीफर नहीं कर रहे हैं अभी ये कंडीशन में हमारे यहाँ। उसके अलावा अगर कोई वेराइटी हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो और ज्यादा स्पाइसी हो, तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा पूछना था आपसे, आपसे डिस्कशन करना था उसके लिए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ गया। अब अपने वेबिनार का समय हो गया है, अब अपने शुरू करेंगे। ये सुरभि मैडम। यस। सो सभी किसान भाइयों को, सभी खेती करने वालों और खेती उत्साहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आज का वेबिनार आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा, इस आशा के साथ हम शुरू करेंगे। हम हमारे स्पीकर मिस्टर समीर इलाहाबादी के बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहेंगे। समीर इलाहाबादी जी फाउंडर है हमारी उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, एंड फॉर द पास्ट 21 इयर्स, 21 सालों से कंसल्टेंट है वो। और कल्टीवेशन, गुआवा, चीकू, मैंगो, शुगर केन और काफी सारे इसी तरह के क्रॉप्स हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आए हैं। अप टू 40% बेटर यील्ड कर पाए हैं वो। और वो पैन इंडिया कंसल्ट करते हैं सभी फार्मर्स को, उनके खेती पे जो नजदीक के एरिया है वहां पे खेत पे जाके भी वो काफी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। और वीडियोस के थ्रू, जूम मीटिंग्स के थ्रू भी काफी कंसल्टेशन वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी उनसे उसके लिए भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। बाय प्रोफेशन वो केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं, तो उनका मास्टरी है इन सभी सब्जेक्ट में। उत्कर्ष एग्रोकेम जो उनकी कंपनी है वो 80 से भी ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स बनाती है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, फ्लोरिकल्चर, एक्वेरियम प्लांट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सभी के लिए वो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से यूज हो सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके काफी टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। समीर सर हमारे साथ हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी फार्मर्स मंथ है, 23 तारीख को फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा भारत में। तो इस वजह से उत्कर्ष एग्रोकेम पूरे महीने फार्मर्स मंथ सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें 65% तक के डिस्काउंट्स हैं। वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो सेल चल रहा है उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है utkarshagro.com। उसके अलावा आप 1000 to 3000 2000 की परचेज करते हैं तो उस पे भी आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है एक पर्टिकुलर वैल्यू का। तो वो सारी ऑफर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं समीर सर से निवेदन करूंगी कि वो स्टार्ट करें वेबिनार को। बेस्ट। थैंक यू सुरभि मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा ये 40% बढ़ाने वाली बात क्यों करता हूँ अपने वेबिनार में, क्योंकि क्या रहता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैं ध्यान में रखना होता है। और जो भी किसान वो सब बातों को ध्यान में रख के जब भी खेती करता है तो वो रूटीन में जो उसके बिना खेती कर रहा होता है तो उससे उसका 40% उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अपना इसमें वेबिनार का नाम 40% रखते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए हमें। कंसल्टेंसी के अंदर जैसे मैम ने बताया, मैं मेरी मास्टर ही है कि वेजिटेबल फार्मिंग, बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल्स, इन सब पे मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है। और अभी भी काम करता हूँ, रोज ही फार्म्स पे जाता हूँ और क्या विजिट्स करता हूँ। अभी आजकल मैंगो और शुगर केन का सीजन है, चीकू का सीजन है, तो वहां उन फार्म्स में जरा ज्यादा जाना होता है मेरा। आप सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। काफी सारे लोगों ने उसमें तो लिखा है, क्या बोलते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर के वो क्यों आप लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं चैट बॉक्स में लिखेंगे कि तो क्या है कि आपके जो कंसर्न्स हैं तो वो मैं चालू वेबिनार में या वेबिनार के बाद में हर क्वेश्चन को मैं ले लूंगा। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अभी चैट बॉक्स देख रहा हूँ, बाद में मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा जब वेबिनार चलेगा। लास्ट में जब हमारा क्वेश्चन का टाइम आएगा तब आपने जो भी क्वेश्चन रेस किए होंगे तो वो आपके चैट बॉक्स से मैं देख लूंगा। तो आप मैं अभी अपना चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, आप भी अपने बारे में बता सकते हैं कि आपने ज्वाइन क्यों किया, आपके मेजर कंसर्न क्या है। We can't do organic chili and I have also tried, it doesn't help. हितेश जी, मैं इस वेबिनार में ऑर्गेनिक कुछ सॉल्यूशंस दूंगा। ऑर्गेनिक चिली का काम मैंने भी ज्यादा नहीं करा है, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बहुत सारे हैं।
लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर करूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो अपना चिली का क्रॉप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। यू हैव ट्राइड ऑल मेथड्स, ओके। मेरा जो व्यू पॉइंट्स है मैं अपने व्यू पॉइंट्स अपने इस वेबिनार में रखूंगा। सर प्लीज सब लोग शेयर करिए तो आप मुझे आइडिया रहेगा कि आप लोगों ने क्यों ये ज्वाइन किया है। फॉर सॉइल चार्जिंग गिव सम सजेशन। सॉइल चार्जिंग क्या होता है सर? मतलब सॉइल चार्जिंग एप्लीकेशंस के लिए सॉइल को चार्ज करना, आप ऐसा कह रहे हैं? तो वो सॉइल को अगर हेल्दी बनाने का कुछ बात है तो वो पूरी की पूरी अपने वेबिनार में आ जाएगी। आप लोग जितना एक्सपेक्ट शेयर करेंगे और अपने बारे में बताएंगे तो क्या रहेगा कि आपके लिए वेबिनार बहुत यूजफुल रहेगा। चिलीज बर्ड्स आर फॉलोइंग डाउन एट माय किचन गार्डन सो प्लीज सजेस्ट। यस, किस कारण से चिली बर्ड्स गिरती हैं वो पॉइंट्स हमने पूरे का पूरा कवर किया हुआ है, तो दिस विल बी कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। वैरायटीज ऑफ चिली, जो मुझे पता है मैं उतना बताऊंगा, ज्यादा मुझे पता नहीं है वैरायटीज के बारे में। विच माइक्रोन कैन बी यूज इन चिली, ठीक है, ये कोई स्लाइड नहीं है लेकिन आई विल टेक दिस, आई विल रिप्लाई दिस। चिली एड्स सो ट्राई टू सर कंप्लीटली ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह कवर किया हुआ है, आप लोग सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। मल्चिंग चिली ग्रो करने में डिजीज आ जाते हैं, नॉलेज की जरूरत है सर। टोटली इट विल बी कवर्ड रोहित जी, every disease will be covered, every pest will be covered with solutions, with symptoms. थ्रिप्स भी आ जाएगा, थ्रिप्स के बारे में बहुत सारे सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। मुझे पता है कि जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो तीनों के बारे में तो मैं सबसे ज्यादा बात करने वाला हूँ। विच वी हैव टू सो चिली विच मंथ आ जाएगा संजना जी। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फॉर चिली दैट विल बी कवर्ड विजय जी। मल्चिंग डिक्रीजेस अटैक ऑफ डिजीज, डेफिनेटली। मल्चिंग के लिए मैंने स्लाइड नहीं ली लेकिन जो मेरी वीड्स वाला आएगा, वीड्स वाले के टाइम पर मैं ये बात कर लूंगा। सर प्लीज एवरीवन अपने को अनम्यूट करना। ओके, नाउ आई एम चैट बॉक्स कर रहा हूँ। विकास जी आवाज आ रही है, प्लीज कर दीजिए। आवाज आ रही है? ओके, किचन गार्डन का तो मैंने ध्यान में नहीं किया लेकिन अपना जो भी है वो कवर हो जाएगा इसके अंदर। पवन कुमार जी मैं लास्ट में आपके इस बारे में ले लूंगा। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। विल स्टार्ट विद द मेन स्लाइड्स। तो अपने को वी आर टेकिंग, मतलब ये जो वेबिनार है ये प्रॉफिटेबल चिलिंग फार्मिंग के ऊपर है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं
तो हमारा क्रॉप बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। तो क्या क्लाइमेट होता है, क्या सॉइल होता है, सोइंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डिस्टेंस रखना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, इंटर कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, पानी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी पेस्ट और डिजीज के बारे में देखेंगे, उनके सिम्टम देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे, और हार्वेस्टिंग, यील्ड और स्टोरेज के बारे में देखेंगे। ये मेजर पॉइंट्स हैं कि जब हम सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना काम करते हैं तो प्रॉफिट आता ही आता है। 40% हमारा यील्ड बढ़ता ही बढ़ता है। और चिली बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप है जिसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, तो इसके अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। चिली के लिए कौन सा क्लाइमेट रहता है? चिली के लिए अपना जो इंडिया का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वही क्लाइमेट रहता है। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और भेज वाला होना चाहिए, मॉइस्चर वाला होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर रेंज 20 to 25 डिग्री बहुत अच्छा रहता है। 37 डिग्री के ऊपर अगर जाता है तो क्रॉप का डेवलपमेंट अटकता है, जैसे सभी क्रॉप्स में होता है। जब उसका फ्लावरिंग आ रहा होता है उस समय मॉइस्चर का लेवल बहुत कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, तो ही फूल आते हैं, फल का फॉर्मेशन होता है। अगर उस समय मॉइस्चर बहुत ज्यादा लो रहता है सॉइल के अंदर तो जो फ्लावर होते हैं वो गिर जाते हैं। जैसे आपने किसी ने पूछा था कि किन कंडीशंस के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, तो डीप ब्लॉसमिंग बोलते हैं, और फ्रूट भी ड्रॉप हो जाता है। तो हमें एक तो मॉइस्चर अच्छी तरह से मेंटेन रखना होता है सॉइल के अंदर। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। दूसरा, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी वजह से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है और जो फल होते हैं वो सड़ जाते हैं। जो अगर आपका रेन फेड एरिया है तो रेन फेड एरिया के अंदर आपका 25 से 30 इंच वाली बारिश वाला एरिया होना चाहिए। नॉर्मली तो जहां पर भी बहुत बड़े स्केल पर होता है वो रेन फेड के भरोसे नहीं होता है। वो नॉर्मली अपना ड्रिप इरिगेशन के थ्रू होता है। तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम जब करते हैं फार्मिंग चिली की तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। दूसरा क्लाइमेट का पीरियड आएगा, उसके बारे में तब बात कर लूंगा। तो चिली बहुत सारे तरह के सॉइल में होता है, लेकिन वो नॉर्मली अच्छी नितार शक्ति वाली वेल ड्रेन्ड सॉइल, अच्छी वेल एरिएटेड सॉइल, मतलब जिसके अंदर हवा अच्छी तरह अंदर जा सके और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए। आपने बोला था कि ऑर्गेनिक वालों के लिए ये बात है कि आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर शुरू में डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना रिकमेंडेशन तो आगे आने ही वाला है कि कितना हमें रिकमेंडेशन करना चाहिए। अगर अपना बहुत ज्यादा आपकी ड्रेन वाली सॉइल है, बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है और आप रेगुलर पानी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, पौधा बीमार बीमार लगता है और फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बोला है। तो अगर आपका सॉइल लाइट स्ट्रक्चर है, रेताल जमीन है, आपकी रेती जैसी जमीन है, तो आपको रेगुलरली इरिगेशन देते रहना चाहिए और पानी देते रहना चाहिए। अगर आपकी सॉइल आपका रेनफेड एरिया है तो आपकी ब्लैक सॉइल होती है या हैवी टेक्सचर सॉइल होती है तो वो ज्यादा सूटेबल रहती है। लेकिन आदर्श जमीन सॉइल चिली के लिए है लाइट लोमी या सैंडी, मतलब रेताल जमीन बोलते हैं या उसको गोराडू जमीन बोलते हैं या ब्राउन सॉइल बोलते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। और जमीन का जो पीएच है वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा अल्कलिन होना चाहिए। मतलब 6 से 7 पीएच वाली जमीन सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है और टीडीएस भी ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। मेन चीज है मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें इसको चिली को बहुत ज्यादा पानी भी नहीं लग चाहिए और ड्राई कंडीशन में बिल्कुल नहीं जाती है। जैसे आप अगर जो लोग घरों में उगा रहे हैं, जैसे आपने सवाल पूछा है, एक आप अच्छी तरह से शुरुआत में ऑर्गेनिक कार्बन यूज करिए। दूसरा, इतना पानी दीजिए और रेगुलर पानी दीजिए कि कभी भी पानी की भेज मेंटेन रहे, मॉइस्चर मेंटेन रहे, ओवर वाटरिंग ना हो जाए, तो आपका ये जो ड्रॉपिंग वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका दूर आराम से हो जाएगा। कौन से सीजन में चिली लगानी चाहिए? चिली को खरीफ और रबी दोनों सीजन में लगाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन से एरिया में काम कर रहे हो। तो नॉर्मली सोइंग कई खरीफ की मई से जून के बीच में होती है। जो जगह पर मई से जून के बीच में हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा बरसात नहीं होती है। अगर आपका एरिया बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल वाला है तो खरीफ में आप प्लांटेशन नहीं कर सकते या आपके एरिया में काम नहीं होगा। लेकिन आप नॉर्मली जहाँ पे हैवी रेनफॉल वाला एरिया, जैसे हमारा, मैं सूरत से हूँ, तो सूरत के एरिया के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो हमारे यहाँ पर
सारी की सारी सोइंग रबी में ही होती है, खरीफ में नहीं होती है। तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्लांटेशन शुरू हो जाता है उसका, और वो आइडियल रहता है, बरसात बंद होने के बाद में इसका प्लांटेशन हो जाता है। समर क्रॉप की तरह से ले रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं। नॉर्मली ये हैवी जो एरिया रहता है उसके अंदर सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, और जब तक बारिश आती है तब तक बहुत अच्छा क्रॉप निकल जाता है 6 से 8 महीने के बीच में। तो ये आदर्श पीरियड रहता है हैवी रेनफॉल वाले एरिया में। आपकी अगर रेनफॉल कम है और पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप कभी भी कर सकते हैं, या अगर आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है तो आप क्या बोलते हैं खरीफ में भी कर सकते हैं। लैंड प्रिपरेशन, जमीन को तैयार करने के लिए जमीन एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, तो इसके लिए 2 से 3 प्लाविंग करना चाहिए। प्लाविंग करने के बाद में डिशरों से उसका सब तोड़ के कर देना चाहिए। कंपोस्ट या फार्मयार्ड मैन्योर 6 से 8 टन से लेकर 10 टन तक आपको डालना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो 15 से 20 टन डालिए। कंपोस्ट इज द मेन थिंग अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इवन आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 टन और मैक्सिमम 10 टन तक कंपोस्ट या गोबर खाद डालना चाहिए, और उसको 15 से 20 दिन पहले सॉइल के अंदर मिक्स करके रख देना चाहिए। ग्रब्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखती है कई बार कई सॉलों में, खास करके रेती वाली जमीन में ग्रब्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो हमारा उत्कर्ष का ग्रब नहीं लाता है, तो आप 1 लीटर प्रति एकड़ अगर आप जमीन में दे देते हैं तो व्हाइट एंड्स और क्या बोलते हैं ग्रब्स और दीमक, इन सब से क्रॉप फ्री हो जाता है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बीमारी लगती है बार बार, तो जब आप प्लाविंग कर रहे हैं तो जमीन को स्टरलाइज कर लेना चाहिए। सॉइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं, जमीन को आप तपा भी सकते हैं करने से पहले। प्लाव इस तरह से करके रखिए कि 1 महीने तक जमीन को खुली रखिए। स्टरलाइज करेंगे तो जमीन के अंदर जो भी जंतु है मर जाएंगे। कुछ लोग कई एरिया के अंदर फॉर्मेलिन भी यूज करते हैं, और जमीन को स्टरलाइज करने के लिए उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और कुछ लोग सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करते हैं ताकि जमीन स्टरलाइज हो जाए। ये हमारा ग्रबनील है, 100% बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका यूज आप कर सकते हैं शुरू में। किसी ने पूछा था कि जमीन को कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो 2 चीजें हैं। एक मैंने आगे बताया, गोबर खाद आप यूज करिए। दूसरा, आप उत्कर्ष का माइक्रोब्स डालिए, और उसके साथ में 2 टन वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत आदर्श है। उत्कर्ष माइक्रोब के अंदर सभी तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, बैसिलस सबटिलस, ये सब का कॉम्बिनेशन रहता है। तो बहुत आपकी सॉइल तैयार हो जाती है अच्छे क्रॉप के लिए। चिली को नॉर्मली सीड्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। डायरेक्ट सीड नहीं लगाना चाहिए, या वो रिकमेंडेड नहीं है। कुछ लोग लगाते भी हैं, लेकिन नर्सरी के अंदर पहले पौधे को उगाने के बाद में उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। नॉर्मली जो सीड की अपनी बात करते हैं तो जैसे अगले वाले साइड में मैंने बताया है कुछ रिकमेंडेशंस है कि 6 से 10 टन जितना गोबर खाद देना चाहिए प्रति एकड़ ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले। एज पर यूनिवर्सिटी ये रिकमेंडेशन है कि 60 kg नाइट्रोजन, 13 kg P2O5 और 30 kg K2O देना चाहिए। जो भी अपने को देना है P2O5 और K2O, P2O5 पूरा का पूरा शुरू में दे देना चाहिए। K2O और K2O भी मतलब पोटेशियम भी शुरू में दे देना चाहिए। हमारा जो रिकमेंडेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो 3 भाग में देते हैं। 1/3 जो है शुरू में नाइट्रोजन में दे देते हैं। दूसरा जो 2/3 है वो 2 इक्वल भाग में दिया जाता है 5 to 6 वीक्स में ट्रांसप्लांटिंग के बाद, और उस समय जब पाड़ा चढ़ाते हैं, अर्थिंग अप करते हैं उस समय, और दूसरा 8 से 10 वीक के बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद में। ये रूटीन जो अपने करते हैं वो है, ये हमारा शेड्यूल है। मैं अपने शेड्यूल के बारे में कुछ खास बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जो अपने परसेंटेज बताया उसके हिसाब से हम जब लगा रहे हैं तो हमें लगाते समय डीएपी 50 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो, ये बेसल डोज रहता है मार्वल जी। और 15 दिन पहले मैंने जैसे बताया 8 से 10 किलो जितना, 8 से 10 टन जितना गोबर खाद। ट्रांसप्लांटिंग के 5 दिन के बाद में स्ट्रेस फ्री और रूट्स मल्टीप्लायर दिया जाता है। ये आप ड्रेंचिंग से भी दे सकते हैं या ड्रिप से भी दे सकते हैं, और ये रूट्स फॉर्मेशन का काम करता है। और ये जो पूरा शेड्यूल है ये फर्टिगेशन शेड्यूल है, मतलब ड्रिप वाला शेड्यूल है।
अगर आप ड्रिप के थ्रू कर रहे हैं तो ये आपके लिए फुल्ली सूटेबल है। अगर ड्रिप के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो आप इसी को ड्रेंचिंग के स्वरूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेजर जो सभी किसानों का प्रॉब्लम है वो है थ्रिप्स, वो है डिजीज और वायरस। और ये तीनों का मेजर रीजन जो है वो है कि किसान जो है वो फर्टिलाइजर बराबर नहीं देता है। मतलब ये जो चिली का क्रॉप है वो बहुत हाईली, उसको रेगुलरली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रिएंट्स रेगुलर देते हैं तो क्रॉप बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, और हेल्दी क्रॉप के ऊपर पेस्ट और डिजीज का अटैक बहुत कम आता है। इसलिए मेरा स्ट्रेस यही रहेगा कि आप ये जो शेड्यूल दिया है कि भाई 6 से 12 दिन के बीच में 19-19 दीजिए, यूरिया दीजिए, 13वें दिन में माइक्रोब दीजिए, वैमोस दीजिए, इससे रूट सॉइल बहुत अच्छी रहेगी। 14 से 19 दिन में 19-19 दिन, ये ग्रोथ वाला स्टेज का पूरा है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज के लिए है। ये फ्लावर फ्रूटिंग स्टेज, अभी जब 30 दिन के बाद में फ्लावर फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाता है तो हॉर्स पावर, पॉलीफॉस्फेट रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हमारे शेड्यूल के अंदर हर तत्व का कवर किया जाता है उसकी स्टेज के हिसाब से। तो आप हर तत्व को जब देते हैं तो आपका जो मेजर चैलेंजेस है, सभी लोगों का मेजर कंप्लेंट है थ्रिप्स है, तो ये करते हैं, फॉलो करते हैं तो बहुत हमारा चैलेंजेस कम हो जाते हैं। अब फ्रूटिंग स्टेज शुरू होता है तो हमें उस समय हाई पोटाश, हाई फॉस्फोरस की जरूरत होती है, हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरॉन, कैल्शियम। कैल्शियम रेगुलर देना चाहिए ताकि मिर्ची का लेंथ अच्छा आए। बीम प्लस बहुत लंबा साइज करता है। तो ये हमारा शेड्यूल है, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप आराम से इसको फॉलो कर सके। इसी तरह से जैसे ये ड्रिप का शेड्यूल है उस तरह से स्प्रे का शेड्यूल भी है। शुरू से ही हमें प्रिवेंशन से ही थ्रिप्स के बारे में स्ट्रेस फ्री रखने के लिए देना चाहिए। थ्रिपोज है, हमारा बायोक्लीन स्वीप है। तो ये शेड्यूल अगर हम फॉलो करते हैं तो आने वाले जो मैं आगे स्लाइड में जो आपको प्रॉब्लम्स की बात बताने वाला हूँ तो वो प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं। बहुत कम मतलब बहुत कम। ये प्रूवन शेड्यूल है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंट वाली बात है। बहुत सारे किसान इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ये पूरी रेंज है जो चिली के लिए हमारी रिकमेंडेशन है। अब नर्सरी के बारे में बात करते हैं। अगर आप नर्सरी बना रहे हैं तो आप एक अगला स्लाइड पहले मैं ले लेता हूँ। नर्सरी के लिए एरिया जो चाहिए वो 40 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर अपना नर्सरी बन जाता है। अगर अपने ओपी वैरायटी ले रहे हैं तो 400 ग्राम जितना प्रति एकड़ सीड चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी अगर आप ले रहे हो तो 80 से 100 ग्राम जितना प्रति एकड़ अपने को सीड लगेगा। अब ये नर्सरी के बारे में इतने एरिया के अंदर हमें 15 से 20 किलो जितना गोबर खाद देना चाहिए। साथ में 500 ग्राम जितना 15-15 एनपीके फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि नर्सरी हेल्दी रहे। जैसे मैंने बताया था फॉर्मलिन यूज करके या फॉर्मल्डिहाइड यूज करके उसको स्टरलाइज करना चाहिए। साथ में कार्बेंडिज्म भी अगर यूज करते हैं अगर तो उससे फंगिसाइड का काम करता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप फंगफ्री यूज करिए, क्योंकि नर्सरी स्टेज के अंदर डैम्पिंग ऑफ मतलब कि पौधा उगने से पहले मर जाना या उगते ही मर जाना। वो स्लाइड, डैम्पिंग ऑफ की स्लाइड मेरी आके आएगी जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में लेने वाला हूं मैं। तो सीड लगाने के बाद में उसको जो बेड होता है उसको पॉलिथीन शीट से 48 घंटे तक कवर कर दिया जाता है ताकि सीड आराम से अच्छी तरह से उग पाए, उसे कोई तकलीफ ना पड़े। 2 से 3 दिन के बाद में उसको खोल देते हैं। तो सीड जो है उसको हम केमिकली भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर आप ट्राइकोडर्मा वेडी के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं ताकि उसको फंगस ना लग जाए। सीड जर्मिनेशन को नॉर्मली 5 से 7 दिन लगा जाता है लगता है, और 40 से 45 दिन के बाद में पौधा पूरा का पूरा रेडी हो जाता है और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। नॉर्मली वापस जैसे मैंने पहले बोला है कि सीड से डायरेक्ट नहीं लगाई है, सीड से लगाते हैं तो थिनिंग करना पड़ता है, वो भी आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा। थिनिंग करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। इसकी बजाय हम डायरेक्टली हेल्दी पौधा ही लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप खुद अगर नर्सरी नहीं बना रहे हैं तो आपके आसपास के एरिया में जो भी अच्छी नर्सरी, जो भी बहुत अच्छी रूट वाली नर्सरी बना रहे हैं तो आप उनके पास से ले सकते हैं। ये हमारा ट्राइकोजेल है। सर आप म्यूट रखिए, म्यूट, क्योंकि आवाज आना शुरू हो जाता है कभी ना कभी। सीड के बारे में बात करूं, ओपी वैरायटी मतलब जिसको हम ट्रेडिशनल देसी वैरायटी बोलते हैं,
वो काफी अभी आजकल चलन में नहीं है, आजकल हाइब्रिड ही है। हाइब्रिड वैरायटी के बारे में सबको ही प्रश्न रहता है कि कौन सी वैरायटी लगाई जाए। एक 2-3 पॉइंट जो है मैं हर क्रॉप के बारे में बोलता हूँ कि एक आपके एरिया में जिस तरह की वैरायटी चल रही है, मतलब अगर कलर वाली वैरायटी आपके यहाँ हो रही है तो कलर वाली वैरायटी ही आप लीजिए। अगर आपके यहाँ पंजेंट वैरायटी हो रही है, तीखी वैरायटी हो रही है, जैसे आप विकास जी हैं वो नीदर से हैं, तो तीखी वैरायटी हो रही है तो तीखी वैरायटी ही लीजिए। दूसरा, नई नई तरह की सीड कभी भी ट्राई मत करिए। बाहर वाले बोल रहे हैं तो वो पूरी की पूरी कभी ट्राई मत करिए। जो कंपनी का सीड प्रूवन आपके एरिया में चल रहा है उसी को ही हमें शुरू में लगाना है। आपको कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बहुत ज्यादा रिस्की, बहुत क्या बोलते हैं, चिली का क्रॉप जो रहता है काफी खर्चाल रहता है, तो आप सीड के साथ कभी ट्रायल मत करिए। ट्रायल अगर करना है तो 5 से 10% एरिया के अंदर आप नई वैरायटीज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो भी वैरायटी पिछले साल बहुत अच्छी प्रूवन चल रही हो, जो भी फार्मर्स आपके यहाँ पे बड़े स्केल पर लगा रहे हो, वही वैरायटीज आप लीजिए। मैं साउथ गुजरात से हूँ, तो साउथ गुजरात में आजकल ईगल कंपनी की वैरायटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो थोड़ी लंबी टाइप की वैरायटी रहती है और तीखी वैरायटी रहती है, जिसको नॉर्मली हमारे यहाँ के किसान ग्रीन में ही बेच देते हैं। वो उसका लाल नहीं होने देते, उसका पाउडर नहीं बनाते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि सीड ट्रीटमेंट को अगर आप फंगीसाइड पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कार्बेंडिज्म मैंकोजेब ले सकते हैं, या फिर अपने सीड के लिए कुछ अपने देसी तरीके भी होते हैं। जैसे पंचगव्य के अंदर कोई कर रहा है, कोई जीवामृत में कर रहा है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसकी जगह अगर आपको रेडीमेड हमारा उत्कर्ष का माइक्रोब रहता है, सिर्फ उसको 10 ग्राम प्रति किलो सीड चाहिए रहता है, तो वो क्या बोलते हैं, सीडलिंग का रॉड जो डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, उसको अवॉइड करने में मदद करता है। जो आदर्श समय रहता है सीडलिंग बनाने का पहाड़ों में, वो रहता है फरवरी से मार्च रहता है पहाड़ों में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता है। और जो अपना प्लेन एरिया रहते हैं, जैसे हमारे जैसे सूरत वाला एरिया रहता है, तो वो अक्टूबर नवंबर या अप्रैल अगस्त सितंबर से शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी बरसात हो रही है। उसका ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, जो अगस्त सितंबर में तैयार किया जाता है। ये देखो इतनी सारी वैरायटीज हैं चिली की, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज आप देख रहे हैं। ये कुछ तीखी वैरायटी है, कुछ कलर वाली वैरायटी है। आपको अपने आपके एरिया की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। काफी सारी क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल वैरायटीज भी हैं, कुछ कैप्सिकम की वैरायटीज भी हैं। बहुत सारी वैरायटीज हैं चिली के अंदर, लेकिन सिलेक्शन आप अपने एरिया के हिसाब से ही करें। दूसरे एरिया में क्या पॉपुलर चल रहा है वो आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल कम रहता है, इसलिए मैं सीड के बारे में बहुत कम रिकमेंडेशन देता हूँ। स्पेसिंग और प्लांटेशन कैसे करना चाहिए, तो 40 to 45 डेज के जो सीडलिंग रहता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग नॉर्मली कौन से एरिया के में हो उसके हिसाब से उसके पीरियड में किया जाता है। जहां पर हैवी रेनफॉल नहीं है वहां पर अप्रैल मई में ट्रांसप्लांट किया जाता है हिल्स में। जहां पर हैवी रेनफॉल है वहां पर अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। आप उसको खड्डे करके लगा सकते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं पाड़ा बना के लगा सकते हैं, लेवल जमीन में लगा सकते हैं। किस तरह की आप वैरायटी ले रहे हैं, उसका फैलाव किस तरह का, उसको जानने के हिसाब से आप उसका स्पेसिंग ले सकते हैं। अगर आप वैरायटी ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा फैलती है, आपकी सॉइल अगर आपकी क्या बोलते हैं गोराडू है और बहुत ज्यादा पौधे को बड़ा करती है, तो 60 बाई 60 सेंटीमीटर का स्पेस लीजिए। अगर वो पौधा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो क्लोज स्पेसिंग लीजिए। डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी आप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्पेसिंग, ये आदर्श स्पेसिंग है 30 बाई 30, 60 बाई 60, 30 बाई 45 सेंटीमीटर रो और दो सीड्स के बीच, दो प्लांट्स के बीच में। इरिगेशन और वाटर सप्लाई, चिली को बहुत हैवी मॉइस्चर नहीं लगता है, तो और दूसरा पानी भी रेगुलरली मॉइस्चर मेंटेन भी करना बहुत जरूरी है, तो इरिगेशन आपको रेगुलर देना चाहिए। इसके लिए बेस्ट तरीका है, अगर आप प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना है आप, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ड्रिप इरिगेशन से ही काम करें। ड्रिप इरिगेशन के अंदर ही इस तरह से मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और अगर आप क्या बोलते हैं लूज वाटरिंग कर रहे हैं, मतलब छूटा पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली पानी दे रहे हैं, तो ग्रोथ उसका धीरे हो जाता है और फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। प्लांट का ग्रोथ के ऊपर भी असर आता है, ब्रांचिंग के ऊपर भी असर आता है। तो इसलिए कभी भी एक्सेसिव पानी नहीं देना है, मॉइस्चर को ही खाली मेंटेन करना होता है और बहुत रेगुलरली मेंटेन करना होता है।
आपको कितना पानी देना है, कितने इंटरवल पे देना है, वो डिपेंड करता है कि आपका सॉइल और आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अगर आपके पौधे का पत्ता यूं गिरा हुआ दिख रहा है, लैंकी दिख रहा है, ड्रूपिंग दिख रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको इरिगेशन की जरूरत है। जब भी आपका फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहता है और उस समय पानी का आदर्श मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आपको पानी का एकदम ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। चिली रेनफेड कंडीशन में मैं जैसे कई बार बोल चुका हूँ इसके दौरान कि वहीं पे हो सकता है जहाँ पे माप की रेनफॉल, बहुत हैवी रेनफॉल के अंदर रेनफेड कंडीशन में नहीं होता है। अगर आपके जमीन में पानी भर रहा है तो नर्सरी में पानी भर रहा है तो वो मतलब उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ऊंची जगह पे ही नर्सरी बनानी चाहिए जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये अलग अलग स्टेजेस हैं कि सीड लगाया है, सीड बड़ा हो रहा है, ट्रांसप्लांट कर दिया है, ये पॉट अराउंड 30-35 दिन में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है और फिर फूल आना शुरू हो जाता है। हर स्टेज के बारे में देखेंगे। ये स्लाइड में अपनी हर प्रेजेंटेशन में लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वापसा कंडीशन किसी भी क्रॉप के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। चिली में भी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। जितना जितना आप कम पानी दे रहे हैं और लाइट वाटरिंग विद फ्रीक्वेंसी, मॉइस्चर मेंटेन करना है। आप अगर आपकी जमीन काली जमीन है तो आपको हमेशा पाड़ा के ऊपर मतलब कि बेड के ऊपर ही करना चाहिए, तो वापसा कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी आएगी। रेती वाली जमीन है तो आप पाड़ा छोटा बना सकते हैं और कम पानी दे सकते हैं। अल्टीमेटली बार बार वापसा कंडीशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेप्सा कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन, जमीन की ऐसी कंडीशन जिसमें 50% मॉइस्चर, 50% भेज है और 50% हवा है, दो सॉइल के दो पार्टिकल के बीच में, जमीन के दो कणों के बीच में। इंटरकल्टिवेशन और वीड कंट्रोल और प्रूनिंग, ये तीन चीजें। अब हमें अगर आप इट इज रिकमेंडेड, कहीं लिखा नहीं है मैं लेकिन बट इट इज रिकमेंडेड कि आप मल्चिंग यूज करिए। मल्चिंग आप कौन से पीरियड में लगा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी थिकनेस ले सकते हैं। मिर्ची नॉर्मली 5 से 6 महीने का क्रॉप रहता है या कई बार 7-8 महीने तक भी चलती है, तो आप अराउंड 50 से 60 माइक्रोन के आसपास की जो आती है वो ले सकते हैं। विड्थ आपकी कितने डिस्टेंस के हिसाब से आप लगा रहे हैं उसके ऊपर ले सकते हैं कि भाई आप 3 फीट ले रहे हैं या 1 मीटर ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप मल्चिंग शीट लगा रहे हैं तो वीड इंटरकल्टिवेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ज्यादा आपने डीप नहीं कर सकते कि पूरा जगह मल्चिंग होता है। वीड कंट्रोल अपने आप हो जाता है और मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। लेकिन आप मल्चिंग नहीं कर रहे हो तो ये वाली स्लाइड आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने सीडलिंग नहीं लगाई है, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट बीज को डायरेक्टली डाल दिया है, तो आपको 30 से 35 दिन के बाद में थिनिंग करने की जरूरत रहती है। थिनिंग मतलब कि ये जो 30 बाय 30 है, ये 60 बाय 60 है, उतना डिस्टेंस लाने की जरूरत रहती है। आप अगर बहुत ज्यादा क्लोज अगर कर देंगे तो आपको मिर्ची में उगावा ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो 25 से 30 दिन के बाद में आपको थिनिंग करने की जरूरत है, तो जिससे कि प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाए। प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपकी जमीन कैसी है और वैरायटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली 2 बार वीडिंग करने की जरूरत पड़ती है फार्म में। पहली बार वीडिंग करने की जरूरत पड़ती है 20 से 25 दिन के बीच में, और दूसरा उसके 20 से 25 दिन के बाद में करने की जरूरत पड़ती है। कि कैसा वीड आपके यहाँ हो रहा है, तो वीड अगर वीड कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो आगे की स्लाइड में आएगा। वीड्स जो है वो सभी तरह के पेस्ट का घर रहते हैं। जैसे अपना जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स अगर सॉरी वायरस है, तो वायरस का जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब कि जो जिसको लेके जाता है, फैलाता है, तो एफिड है और थ्रिप्स है। तो इनका घर जो है वो सारे के सारे आपके जो खरपतवार हैं, जो वीड्स हैं जिसको हम निंदामन गुजराती में बोलते हैं, वो उनके घर हैं। तो आप उनके घर को मत रखिए। वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आपका नहीं जाना है, पानी है मेंटेन रहेगा। गिल्ला गिल्ला है उधर। दूसरा, वीड्स ना उगे उसके लिए प्री इमर्जेंस, मतलब अगर आप रूटीन फार्मिंग कर रहे हैं तो प्री इमर्जेंस उगने से पहले वाला आप वीडीसाइड यूज कर सकते हैं, पेंडिमिथालिन यूज कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़, फ्लूक्लोरिन यूज कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़,
उसके बाद में आपको 30 दिन तक आपको आराम रहता है, 30 दिन तक कुछ उगता नहीं है। अर्थिंग अप अराउंड 30-40 दिन होता है, तो उसके बाद आप अर्थिंग अप पाड़ा चढ़ा सकते हैं ताकि, और उस समय वापस अगर खाद देना है तो दे सकते हैं, जैसे हमने बताया था शुरू की स्लाइड में। चिली को आप ऑर्गेनिकली इंटरक्रॉप की तरह या मिक्स क्रॉप की तरह भी ले सकते हैं। अगर आप उसको ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो या नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो कोई भी एक लेग्यूमिनस, मतलब कि जिसके अंदर भी दाले वाला जो क्रॉप रहता है जिसमें गांठें होती हैं, उनको अगर आप पहले लगाते हैं और उसके बाद चिली लगाते हैं तो बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। ये क्या बोलते हैं, काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है। और जब भी आपने लेग्यूमिनस क्रॉप किया रहता है तो चिली का क्रॉप बहुत ज्यादा हेल्दी चलता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप मिर्ची लगाने से पहले एक लेग्यूमिनस क्रॉप, मतलब कि सजबीनिया है कि मूंग है कि जो भी आपके एरिया के अंदर लेग्यूमिनस, मतलब कठोर क्रॉप हम लोग गुजराती में बोलते हैं, तो वो लगाते हैं तो जरूरी रहता है। चिली के अंदर इंटरक्रॉपिंग की तरह से ओनियन और कोरिएंडर, मतलब प्याज और धनिया लगाया जा सकता है एडिशनल इनकम के लिए। ये हम लगाते हैं तो वीड्स भी कंट्रोल में रहते हैं। नॉर्मली चिली को किसान लोग ज्यादातर अकेला ही लगाते हैं। अब अपने देखते हैं कि जो मेजर आपके जो इशू है, जिसको अपने थ्रिप्स बोलते हैं या दूसरे पेस्ट बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में अपना फर्टिलाइजर के स्लाइड में बोला, ये सब तब आता है जब अपना फर्टिगेशन आपने अच्छी तरह मेंटेन नहीं किया, आपने रेगुलरली प्रिवेंटिव स्प्रेज नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया ऑलरेडी, क्योंकि काफी किसान महीने पहले लगा चुके हैं, 15-20 दिन पहले लगा चुके हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे फोटो में देख रहा हूँ आजकल आ रहे हैं, तो ये इन सब चीजों को फॉलो करना जरूरी है। सबसे डेंजरस जो पेस्ट है वो है चिली के अंदर थ्रिप्स। जब चिली में थ्रिप्स आता है, जो ऊपर के जो नए पत्ते रहते हैं वो कर्ल होने, ऊपर की तरफ कर्ल होने शुरू हो जाते हैं, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ यूं हो रहे हैं। और जो उसका पीटियोल रहता है, मतलब उसका पीछे का भाग रहता है, वो लंबा होना शुरू हो जाता है, जो मतलब उसको डीचा बोलते हैं हम लोग गुजराती में। जो बर्ड्स रहते हैं वो कड़क हो जाते हैं, जो फ्लावर रहता है कड़क हो जाता है और वो गिर जाता है, ड्रॉपिंग हो जाता है। तो मेजर थ्रिप्स जवाबदार रहता है ड्रॉपिंग के लिए। अगर शुरुआत में ही अगर थ्रिप्स लिख जाता है तो ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और हम क्रॉप फेलियर की तरफ चला जाता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जैसे येलो स्टिकी ट्रैप होता है व्हाइट फ्लाई के लिए, उसी तरह से ब्लू स्टिकी ट्रैप भी आता है। तो ब्लू स्टिकी ट्रैप आप 5 से 7 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं प्रति एकड़ में, तो वो थ्रिप्स उसके ऊपर चिपक जाती है। दूसरा सस्बीनिया लेगुमिनस क्रॉप ही है, अगर आपको शंडी गुजराती में हम लोग बोलते हैं, अगाथी बोलते हैं, तो वो लगा सकते हैं, तो वो थ्रिप्स उसके ऊपर चली जाती है, तो अटैक कम रहता है। अगर बहुत ज्यादा आपका है प्लांट, पूरे खेत में 2-5 प्लांट के ऊपर ही आपको हैवी अटैक दिख रहा है, तो वो प्लांट वीक है, पहले से वीक है, तो उनको आप निकाल कर फील्ड से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि पानी वेल इरिगेटेड रखिए, पानी को भेज को मेंटेन रखिए, और बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है। जैसे मेरा शेड्यूल भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में फर्टिलाइजर देने की सलाह दी है, और जो लूज फर्टिलाइजर देना है उसमें भी नाइट्रोजन का डोज 3 बार देने को लिए बोला गया है। तो आप नाइट्रोजन भी ज्यादा मत दीजिए, नाइट्रोजन ज्यादा देंगे तो भी थ्रिप्स बहुत ज्यादा अटैक कर जाएगा। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं जो थ्रिप्स को कंट्रोल रखते हैं। अगर आप बार बार इंसेक्टिसाइड, अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल इंसेक्ट मर जाते हैं, तो भी कंट्रोल नहीं हो पाता है थ्रिप्स का, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। दूसरा, बार बार वीड्स निकालते रहिए, आपके खरपतवार को निकालते रहिए। ऑलवेज विंड ब्रेकर मतलब पार्ट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। विंड ब्रेकर लगा दीजिए आपके खेत के बॉर्डर पे, तो जिससे कि कुछ भी ज्यादा अंदर पेस्ट को अंदर आना आसान ना हो। दूसरा, सॉइल सोलराइजेशन की मैंने शुरू में बात करी थी कि अच्छी तरह से प्लाव करके जमीन को 1 महीने तक तपाइए गर्मी के अंदर, बाद में लगाइए। कभी भी सोरगम जुआर लगाने के बाद में चिली नहीं लगाना चाहिए। जुआर कर दिया है तो उसके चिली लगाते हैं तो थ्रिप्स का अटैक बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
जब आपने अपनी नर्सरी का खुद बनाई हुई है और आपको लग रहा है कि थ्रिप्स आ गया है, तो उसके ऊपर पानी का स्प्रे करिए, तो पानी के स्प्रे से भी थ्रिप्स कंट्रोल सीडलिंग वाले स्टेज में हो जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि क्या रहता है कि हर बार बायोलॉजिकल ये आपने सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन कुछ सारे ये सब दवाइयों के सॉल्यूशन में दे रहे हैं। ये दवाइयों के नाम इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप सेम दवाई बार बार यूज मत करिए। इमिडाक्लोपिड है, ये सब 3 ml 10 लीटर पानी के अंदर है। डाइमिथाइल जिसको रोगर नाम से बोलते हैं वो 1 ml प्रति लीटर है। एमामेक्टिन बेंजोएट 4 ग्राम प्रति 10 लीटर है। इथियोन है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हर बार अलग दवाई का स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा, और शुरू से ही अगर अपने स्प्रे करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। हमने अपना ऑर्गेनिक शेड्यूल भी दिया है जिसमें आपको केमिकल यूज ना करना पड़े। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये सब का तब यूज करेंगे जब आपके अटैक आ गया है। अटैक नहीं आ रहा है तो आप ऑर्गेनिकली यूज करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। दूसरा एपिड्स है। एपिड जैसे नॉर्मली हम देखते हैं तो पीले रंग का दिखाई देता है। वो उसका जब अटैक होता है तो चिकनाहट आ जाती है पत्ते के ऊपर, और वो पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। पत्ता जैसे थोड़ा कर्लिंग शुरू हो जाता है, और जैसे फोटो में देख रहे हैं क्रिंग्ड हो जाता है, और चिकनाहट है, और उसके ऊपर क्या बोलते हैं काला रंग का मोल्ड जमा हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि एफिड है, और उसकी वजह से ग्रोथ भी अटक जाती है। तो वो आप इसके लिए इमिडाक्लोपिड भी यूज कर सकते हैं या फ्लोनासिमाइड भी यूज कर सकते हैं। और ये सब अलग अलग दवाइयां भी हैं जो अपने यूज कर सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। स्पोडोप्टेरा को हम लोग गुजराती में लश्कर ईयड़ बोलते हैं, या आर्मी वम्स भी कहा जाता है इसे। एक साथ में बहुत ग्रुप्स में होता है। ये जो ईयड़ बोलते हैं, तो ईयड़ ब्राउनिश टाइप की होती है, पत्तों को खा जाती है, पत्तों में होल कर डालती है। तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं रहती है, इसको एक बार दवाई लगाते हैं तो कंट्रोल हो जाती है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए सॉइल को अच्छी तरह प्लाव करके रखा होता है, तो सारे उसके जो प्यूपा रहते हैं वो मर जाते हैं। अगर आपके वहां पर ये प्रॉब्लम अगर ज्यादा है इसका, तो आप कैस्टर मतलब दिवेल एरंडी बोलते हैं, उसका क्रॉप लगा सकते हैं, तो वो उसके ऊपर डाला जाता है। स्पोडोप्टेरा के फेरोमोन ट्रैप भी मिलते हैं, तो 5 से 6 प्रति एकड़ आप लगाते हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। स्पोडोप्टेरा बहुत आसानी से दिखाई देता है, तो अगर उसके अंडे भी पत्ते के पीछे दिखाई देते हैं, अराउंड ऑरेंज कलर के अंडे होते हैं जाली में, तो वो भी अपने आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हाथ से आप निकाल सकते हैं उसको। और ये सब दवाई लिखी है, एमामेक्टिन बेंजोएट, फ्लुबेंडिमाइड, ये सब आपने दवाई भी यूज कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ग्रैम कैटरपिलर मतलब कि लीली ईयर, मतलब हेलियोथिस भी इसको बोलते हैं। मतलब ये नॉर्मली मिर्ची के ऊपर ज्यादा अटैक करती है, इस तरह से होल हो जाता है उसके अंदर। उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं या इस दवाई का भी यूज कर सकते हैं। ये सब दवाइयां भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तरह से यूज करते हैं तो उसका कंट्रोल हो जाता है। येलो माइट्स में माइट्स तभी आती है जब आप अचानक से गर्मी आ जाती है ठंड के समय। जब दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर के बीच में 18 से 20 का गैप आ जाता है, तब माइट्स देखने को मिलती है। माइट्स जब आती है तो पूरा का पूरा मिर्ची जो है वो इस तरह से ब्राउनिश हो जाती है, बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन शुरू में हो जाता है। थ्रिप्स के अंदर जब पत्ते ऊपर की तरफ आते हैं तो इसमें पत्ते नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसे हो जाता है, तो माइट्स का सिम्टम रहता है, ग्रोथ अटक जाती है। ये सब दवाइयां हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, केमिकल दवाइयां, ये सब टेक्निकल नेम है। ये सब है, जैसे मैंने केमिकल दवाइयां बताई है उस तरह से हमारी ऑर्गेनिक दवाइयां भी हैं, जैसे कि नीम ऑयल 10,000 ppm है। बायोक्लिन्स भी हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो कॉम्बिनेशन है मेटरीजियम, वर्टिसिलियम, लिकानी, बिवेरिया बासियाना और 3 फंगस का। इसका रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। थ्रिपोज है थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, माइटोज है माइट्स कंट्रोल करने के लिए। ये थ्रिपोज भी माइट्स को कंट्रोल करता है, माइटोज भी थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, मतलब ऑल्टरनेटली कुछ भी यूज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। आप बोल रहे थे ना जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या रहेंगे, तो ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, लेकिन प्रिवेंटिव बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। अभी डिजीज देखते हैं,
तो जो सबसे पहला डिजीज आता है मिर्ची के अंदर वो आता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ मतलब कि पौधे का मर जाना। नॉर्मली ये नर्सरी स्टेज में होता है। अगर जमीन को अच्छी तरह तैयार नहीं किया हुआ है और तो ये देखने को मिलता है। अगर जमीन को अपने स्टरलाइज नहीं किया हुआ है, जहां पर हम मिर्ची उगा रहे हैं उसको फॉर्मलिन या किसी तरह से स्टरलाइज नहीं किया हुआ या फंगीसाइड से, ऑर्गेनिक फंगीसाइड से नहीं किया है, तो ये डैम्पिंग ऑफ बहुत कॉमन देखने को मिलता है। दो तरह के डैम्पिंग ऑफ होते हैं। एक प्री इमर्जन मतलब उगने से पहले ही सीड मर जाता है, जरा सा उग रहा होता है मर जाता है। दूसरा उगने के बाद में मर जाता है। मरने का सिम्टम इस तरह से रहता है कि जो उग रहा होता है वो इस तरह से एकदम जहां से उगा हुआ होता है वहां से नीचे के भाग से वो कॉलर वाले एरिया से मर जाता है। जो इन्फेक्टेड एरिया रहता है वो ब्राउन हो जाता है और वो सड़ जाता है। और मिर्ची का जो भाग है वो अचानक से टिश्यू, उसका जो स्टेम रहता है, स्टेम का टिश्यू रहता है वो नरम हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, कार्बनिज्म का, और अपना अगर ऑर्गेनिकली आप कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो फंग फ्री का भी कर सकते हैं। फंग फ्री कॉम्बिनेशन है ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम, इस तरह से 6 फंगस है उनका कॉम्बिनेशन। ये उनके सिम्टम है इस डायबैक के। ये देखो ये नीचे का भाग है, ये इस तरह से नीचे से मर रहा है। एंथ्रेक्नोज फल के ऊपर रहता है। ये डिजीज ज्यादातर दिसंबर में और अक्टूबर में जो ट्रांसप्लांट किया रहता है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। छोटे छोटे गोल गोल क्या बोलते हैं धब्बे मिर्ची के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं और स्कैटर्ड रहते हैं। जो पत्ते जो हैं वो गिरना शुरू हो जाता है अगर ज्यादा अटैक आ जाता है तो। जो तैयार फ्रूट रहता है, जो लोग भी लाल मिर्ची करते हैं उसमें ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। ग्रीन में ज्यादा ये देखने को नहीं मिलता है। स्पॉट जो है वो धीरे धीरे करके एलिप्टिकल मतलब यूं इस तरह से अंडे की शेप के अंदर बढ़ना शुरू होता है और पूरा का पूरे फ्रूट के ऊपर फैल जाता है। ज्यादा जब अटैक रहता है तो फ्रूट सिकुड़ना शुरू हो जाता है और सूख जाता है और बाद में गिर जाता है। इसके लिए आगे जो फंगीसाइड जो यूज कर रहे हैं वो आगे लास्ट स्लाइड में आएंगे। ये ब्लाइट का है। ब्लाइट के अंदर ब्लाइट नॉर्मली शुरू में देखने को मिलता है, सीडलिंग में दिखता है या जब शुरुआत में अर्ली फ्लावरिंग होती है उस समय ज्यादा चांसेस रहते हैं। फ्रूट का जो इन्फेक्शन रहता है वो उसके कैलिक्स के आसपास रहता है। मतलब कैलिक्स मतलब ये वाला एरिया जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इसको कैलिक्स कहा जाता है। ये वाला एरिया, तो यहाँ से वो शुरू होता है। जो अटैक जो रहता है वो फूल के थ्रू पेटल्स के अंदर यहाँ से एंटर होता है, इसके अंदर वो घुस जाता है और उसके आसपास में काला रंग के धब्बे बनाना शुरू कर देता है और फूल को सड़ा डालता है। फूल के बाद में ये अटैक फल के ऊपर भी रहता है और पत्तों के ऊपर भी आता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सिल्वर कलर का कुछ उग गया हो, मूंछों जैसे बाहर निकल गया हो या बाल जैसा दिखाई देता है। फंगस डेवलप हो जाती है और ये आप जैसे देख रहे हैं, ये देखो ये बाल दिख रहे हैं अपने को, ऐसे उगना शुरू हो जाता है और ब्लैक कलर का, काला रंग का पूरा हो जाता है, स्पोर्स आ जाते हैं। ये अगर है तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाता है कि ये ब्लाइट ही है। पाउडरी मिल्ड्यू नॉर्मली पत्ते के पीछे की साइड पर होता है। ये तब होता है कि जब ठंड के समय मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है या बरसात वाला एरिया हो जाता है, समय हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है। ये ठंड में ही ये पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा देखने को मिलता है या बरसातों में देखने को मिलता है। पत्तों के पीछे किसी ने पाउडर स्प्रे किया हो ऐसा दिखाई देता है। जो आगे का भाग रहता है पत्ते के आगे का भाग में उस तरह से इस तरह पीले पीले धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। पीछे अगर टर्न मार के देखते हैं तो इस तरह से पत्तों के ऊपर पाउडर दिखाई देता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं। जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो फल के ऊपर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जो ब्रांचेस रहती हैं, स्टेम रहती हैं, उनके ऊपर भी दिखता है। क्लियर, बहुत बहुत आसानी के साथ में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू है। लीफ स्पॉट के अंदर पत्तों पे अलग अलग एरिया में ऐसे गोल गोल धब्बे होने शुरू हो जाते हैं।
उसकी वजह से जो स्पॉट पड़ने की वजह से पत्ता गिरना भी शुरू हो जाता है। और जो अटैक अगर बहुत ज्यादा हो जाता है, आप अगर उसका स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो वो मर जाता है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी देखने को मिलता है कि जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो फल के ऊपर, पत्तों के ऊपर और स्टेम के ऊपर, तीनों के ऊपर दिखाई देते हैं। स्पॉट जो रहता है वो ब्राउन सेंटर, मतलब दिखता थोड़ा फंगल जैसा है, लेकिन उसके अंदर, फंगस के अंदर स्पॉट बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन अगर ये बैक्टीरियल है तो वो स्पॉट छोटे छोटे रहते हैं। लीफ स्पॉट के अंदर इसी तरह के ही स्पॉट होते हैं, लेकिन गोल गोल बन के जाता है, एकदम वो गोल रहता है, इलोंगेट। वो एंथ्रेक्नोज में इस तरह का शेप रहता है, अल्टरनेरिया में इस तरह से गोल गोल टाइप का शेप रहता है। ये फंगस है जो शुरुआत के समय ज्यादा देखने को मिलता है जब पत्ते ज्यादा छोटे होते हैं, और पुराने पत्तों में ज्यादा दिखाई देता है। स्पॉट जो है वो पहले छोटा स्पॉट होता है और बाद में धीरे धीरे करके बड़ा होता है। 1/4 इंच डायमीटर जितना, 1/4 इंच डायमीटर का होता है या उससे बड़ा होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर अगर ऊंचा है और बेस भी ज्यादा है तो नुकसान ज्यादा होता है, अल्टरनेरिया का नुकसान ज्यादा होता है। फ्यूजेरियम विल्ट ये नॉर्मली तब देखने को मिलता है कि जब बहुत सारे पौधे के ऊपर बहुत सारी मिर्ची लग गई है और अचानक से ना पौधा मरना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैं हर क्रॉप में तब देखने को देखा है कि जब हमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है, हम न्यूट्रिशन बराबर नहीं दे रहे हैं पौधे के अंदर। पौधे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी वैरायटी के हिसाब से बहुत सारे फल दे दिए, बहुत सारे फूल दे दिए, लेकिन आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो। न्यूट्रिशन जब आप बराबर नहीं देते हो तो फ्यूजेरियम विल्ट वाला अटैक आ जाता है, जिसमें पौधा खड़े खड़े मरना शुरू हो जाता है। हम उसको जब चेक करते हैं और थर्ड को जब फाड़ते हैं, स्टेम को फाड़ते हैं, तो इस तरह से ग्रे कलर का स्टेम बनना शुरू हो जाता है, ब्राउनिंग हो जाता है और पौधा मर जाता है और धीरे धीरे करके पूरे खेत में वो फैल जाता है। इसको अगर हमें अवॉइड करना है तो प्रिवेंशन में फंगिसाइड देना चाहिए, जो आगे वाली बात करी मैंने वो देना चाहिए, और फर्टिलाइजर एकदम रेगुलर देना चाहिए। जो अलग अलग फंगिसाइड्स के लिए जो स्प्रेज हैं वो इस तरह से हैं, ये सब केमिकल स्प्रेज हैं। और अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो आप फंगफ्री का यूज कर सकते हैं। फंगफ्री को स्प्रे भी कर सकते हैं, फंगफ्री को ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, फंगफ्री को ड्रिप में भी दे सकते हैं। ड्रिप में या ड्रेंचिंग का डोज है 1 लीटर प्रति एकड़, स्प्रे कर रहे हैं तो 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी है। अगर आप केमिकल फंगिसाइड यूज कर रहे हैं तो फंगफ्री आपको रिजल्ट नहीं देगा। प्रिवेंटिव में मैं कहूंगा कि फंगफ्री यूज करिए। अगर आप रेगुलर फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो फंगफ्री आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी आप फंगफ्री यूज कर सकते हैं, आगे पीछे कोई ऐसा चिंता नहीं है। लेकिन केमिकल फंगिसाइड ये सब नाम जो है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, मेटालेक्सिल, डाइनोकैप, प्रोपिकोनाजोल, इनके साथ में अगर आप फंगफ्री यूज करते हैं तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, सारे के सारे फंगस मर जाएंगे। फंगफ्री भी है हमारा, फंगनिल भी है, फंगनिल का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब आपका जो सबसे डेंजरस, जो सबका बर्निंग इशू है, लीफ कल वायरस। लीफ कल वायरस और मोजेक वायरस, ये जब होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ धीमा हो जाता है। जो इंटरनेट मतलब पत्ते नजदीक नजदीक आ जाते हैं, पत्तों की जो साइज होती है वो छोटी होनी शुरू हो जाती है, नए फूल आने बंद हो जाते हैं, जो पत्ते फूल बड़े आए हुए होते हैं वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। वायरस नॉर्मली जो ट्रांसमिट, मतलब वायरस एक जगह से दूसरा जगह जाता है, वो थ्रिप्स से और एफिड्स दोनों से जाता है। दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये मोजेक वायरस रहता है। मोजेक वायरस के अंदर कहीं पे पैचेस पड़ जाते हैं, लाइट ग्रीन है, कहीं पे डार्क ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं, ग्रोथ अटकना शुरू हो जाता है और पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, ऑरेंज स्पॉट भी आना शुरू हो जाता है। वायरस के मैनेजमेंट के लिए ये सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आपने शुरुआत हुई है और बहुत इन्फेक्ट हो गया है तो वो उस पौधे को आपको निकाल देना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अटैक हो गया, पहले शुरू में अटैक है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, चिली के अंदर सिर्फ चिली का क्रॉप नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आगे धनिया और प्याज लगाना चाहिए।
और बॉर्डर पे हमें मक्का आगे आएगा शायद, हाँ ये रहा। सिलेक्शन जो अपने सीड है वो अच्छी कंपनी का और स्टैंडर्ड सीड लेना चाहिए, क्योंकि वही हेल्दी और सीड डिजीज फ्री रहते हैं। जब जब आपको कोई भी इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, थ्रिप्स दिखाई दे रहा है या एफिड्स दिखाई दे रहा है जो ट्रांसमिट करता है, तो उनको तुरंत कंट्रोल कर देना चाहिए। नर्सरी का के समय नाइलॉन नेट के अंदर, मच्छरदानी वाली के अंदर ही नर्सरी करनी चाहिए, ताकि वायरल इन्फेक्शन वहां से ना आ जाए। 2 से 3 रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 से 3 रो मक्की की या ज्वार की हमें बॉर्डर में करना चाहिए, ताकि एफिड्स वहां पे चले जाएं। अगर आप केमिकल लगा रहे हैं तो आप कार्बोफ्यूरन 3G का 4 से 5 kg प्रति एकड़ डाल सकते हैं, ताकि आपके कंट्रोल रहे। अगर उसकी फिर भी कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो अगर आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं करो तो डाइमेथियोड या एसिबेट का भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो भी इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई देता है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और उसको डैमेज कर देना चाहिए। अगर वायरस आ गया है तो हमारी कंपनी का 100% ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, वायरोज और वायरिम्यून, ये दोनों अलग अलग फॉर्मुलेशन हैं। इम्यूनिटी बूस्टर अपने इनको बोलते हैं, तो आप ऑल्टरनेटिवली इनका भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज ऑलवेज एक इंसेक्टिसाइड, मतलब कि वायरस के एफिड्स को केमिकल इंसेक्टिसाइड या हमारा बायोक्लीन स्वीप या नीम ऑयल के साथ में, प्लस इसके साथ में कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट पक्का लेना चाहिए, क्योंकि जब वायरस लगता है तो न्यूट्रिशन अपटेक उसका बंद हो जाता है। तो ये 2-3 चीजों को साथ में लेकर करते हैं तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और उनकी डेफिशिएंसी के बारे में। जो अपने 16 न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आयरन, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आता है। और दूसरे आयरन, सिलिका, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी अपने जब डेफिशिएंसी होती है वो कैसा दिखता है और किस चीजों से वो दूर कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आती है तो पत्ता, नीचे वाले पत्ते इस तरह से पीले होने शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ अटक जाती है। उसके कंट्रोल के लिए हमें यूरिया है, यूरिया फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन किया हुआ है। ठंड गर्मी में अगर अपने यूज कर रहे हैं तो हमें यूरिया यूज कर सकते हैं। ठंड का समय है तो हमें अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करना चाहिए, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमको देखने को नहीं मिलेगी। फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी है तो पत्ते इस तरह से पर्पल कलर के होने शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मली लोअर लीव्स में होता है। ये तब होता है कि जब हम शुरू में, जैसे हमने रिकमेंड किया है कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज नहीं कर रहे हैं, 19-19 का यूज नहीं कर रहे हैं, हॉर्स पावर है, 1261 है, इनका यूज करते हैं, तो ये डेफिशिएंसी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इन सब चीजों को अपने मैंने जैसे बताया ये सब का करते हैं। हॉर्स पावर के अंदर 3 तरह के फॉस्फोरस आते हैं, ये भी अपने शेड्यूल में रिकमेंडेशन में है। स्टेज के हिसाब से हमने रिकमेंड किया हुआ कि आप कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, तो आपको वो सब यूज करते हैं। तो फॉस्फोरस जो फ्लावरिंग के लिए जवाबदार है उसकी कमी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। पोटेशियम की कमी के अंदर पत्ते जो पीलापन, लोअर लीव्स के अंदर, नीचे वाले पत्तों के अंदर पीलापन ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, पत्ते जल रहे हों उस तरह से दिखना शुरू हो जाता है। रेडिश ब्राउन स्पॉट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं लोअर लीव्स के अंदर। वो क्लियर इंडिकेशन है कि आपका पोटेशियम की कमी है। वापस से पोटेशियम की कमी तब होती है जब हमने बेसल डोज में पोटेशियम यूज नहीं किया है और 19-19 या दूसरे जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। पोटेशियम की जो सोर्स है वो है म्यूरेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश, 13045, 052, 34। इन सब के अंदर भी हमें पोटेशियम मिल जाता है, 1919 इन सब के अंदर भी। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जवाबदार है। मैग्नीशियम की कमी जो बीच वाले पत्ते रहते हैं नॉर्मली उसमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम की जो कमी रहती है तो वेन्स जो रहती हैं वो ग्रीन होती हैं और नीचे का भाग, बीच का भाग उसका पीला होना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मली पुराने और बीच वाले पत्तों में देखने को मिलता है, नए पत्तों में ये देखने को नहीं मिलता है। अगर डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है, अगर आपके यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत है ही है। हमारा जो हमारा शेड्यूल है उसके रिकमेंडेशन है ही कि आपको कब कौन सी स्टेज में कितना मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप नीचे जमीन में दे रहे हो तो आप मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं।
अगर आप स्प्रे के द्वारा कर रहे हैं, आपकी मैग्नीशियम की कमी है, तो ये आप मैग्नीशियम EDTA भी स्प्रे का तरह से यूज कर सकते हैं। सल्फर की कमी अगर होती है तो पूरा का पूरा पत्ता पीला दिखना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मली ऊपर के लीव्स में होता है। सल्फर की कमी की वजह से ग्रोथ एकदम अटक जाता है, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ता है और पौधे की डेवलपमेंट अटक जाती है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए शुरू में बेंटोनेट सल्फर का यूज कर सकते हैं, लाइम सल्फर का यूज कर सकते हैं, सल्फर 90% WDG का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमने रिकमेंडेशन दिए हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके अंदर सल्फर पूरा का पूरा आ जाता है, आपको अलग से कुछ सल्फर यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो जवाबदार है फल की साइज के लिए। अगर अपने कैल्शियम की कमी रहती है तो जो पत्ते की धार है वो पीली होनी शुरू हो जाती है। ये लेकिन अपर लीव्स में ऐसा होता है, जो फल रहता है उसमें इस तरह का सड़ा तो नहीं दिख रहा है। ये आपको देखो कोई भी जगह पे गोल गोल नहीं है, फंगस लगा होता है तो उसमें गोल गोल होता है, इसमें खाली ब्राउनिश होना शुरू हो गया है, कोई भी डिजीज नहीं है और फल सिकुड़ जाता है, फल बड़ा भी नहीं होता है। तो रेगुलरली हमने कैल्शियम नाइट्रेट का भी अलग अलग रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इवन हमारा जो एप एनहांसर है उसके अंदर भी कैल्शियम नाइट्रेट आता है, कैल्शियम आता है सॉरी, वो आप यूज कर सकते हैं। कैल्शियम EDTA यूज कर सकते हैं, रेगुलरली देना चाहिए। तो ही आपकी साइज, क्वालिटी, वजन, कैल्शियम ही तय करता है कि क्या कितना वजन रहेगा। जिंक की कमी के अंदर मैग्नीशियम जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें नसें, नए पत्तों के अंदर नसें ग्रीन हो रहती हैं और बीच का भाग पीला होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 20 से 30 दिन के में देखने को मिलता है। इस जिंक की कमी ना रहे इसके लिए हमने आपको कॉम्बी 2 का, डबल कॉम्बी का रिकमेंडेशन दिया है जिसमें जिंक आ जाता है। तो अगर आप उसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपको जिंक की कमी दिखाई नहीं देगी। जिंक की कमी अवॉइड करने के लिए आप अगर जिंक की कमी आ जाती है तो जिंक सल्फेट जमीन में दे रहे हैं तो जिंक सल्फेट 20%, 33% दे सकते हैं, या जिंक EDTA 12% दे सकते हैं, हमारा जिंक गैप। आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर भी पत्ते पूरे के पूरे पीले हो जाते हैं। जिस तरह से हमें सल्फर में दिखाई देता है उसी तरह के पत्ते इसमें भी दिखाई देते हैं, पूरा पत्ता पीला हो जाता है। उसकी कमी को, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम आयरन EDTA, एपी एडहा, FEDT पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारा सॉइल का pH किस तरह का है उसके ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो FEDT यूज करेंगे। अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो एपी एडहा यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, या ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर वापस से जो मिर्ची रहती है वो मिर्ची सीधी नहीं रहती है। अगर आपकी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी हो रही है और किसी ने दबा दिया और सिकड़ रही है तो आप समझ लो कि बोरॉन की कमी है। बोरॉन और कैल्शियम की कमी नॉर्मली सिमिलर सिम्टम दिखाती है। तो जब आप हमारे शेड्यूल में जैसे देखा होगा आपने कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में हमने बोरॉन का भी रिकमेंडेशन किया हुआ है, तो बोरॉन का भी रेगुलरली यूज करना चाहिए ताकि बोरॉन की कमी ना हो। बोरॉन को हम यूज करते हैं तो शेप, साइज बहुत अच्छी रहती है और फल का वजन भी अच्छा आता है। जमीन में दे रहे हैं तो हम बोरेक्स दे सकते हैं, और अगर स्प्रे कर रहे हैं या ड्रिप में दे रहे हैं तो डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट दे रहे हैं, जो हमारा कंपनी का बी शेप के नाम से आता है। कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो जैसे उसके फॉस्फोरस के अंदर ये फॉस्फोरस के अंदर भी पर्पल दिख रहा है तो इसमें एकदम डार्क पर्पल दिख रहा है तो वो कमी दिखाई देती है। ये कमी नॉर्मली नए लीव्स में दिखाई देती है, डार्क कलर के लीव्स होने शुरू हो जाते हैं। ये कमी भी तब दिखाई देती है जब हम कॉम्बी 2 या कॉम्बी सॉइल यूज नहीं कर रहे हैं, माइक्रोडोन यूज नहीं कर रहे हैं। माइक्रोडोन अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो कॉपर की कमी नॉर्मल दिखाई नहीं देगी। कॉपर सल्फेट या कॉपर EDTA से हमारी कॉपर की कमी दूर हो जाती है। मैंगनीज की कमी के अंदर पत्तों के अंदर इस तरह से ब्राउनिश धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं जो आप अलग अलग में देख रहे हैं। पहले वो पीले होते हैं, बाद में वो ब्राउन बन जाते हैं। ये वापस आप देख सकते हैं कि फंगस नहीं है, फंगस के सिम्टम इस तरह का नहीं है, कहीं गोल गोल नहीं हो रहा है, लेकिन रस्ट पैटर्न बनता जा रहा है। वो बाद में बनता है, पहले पत्ते पीले होते हैं, बाद में ये रस्ट वाला पैटर्न बन जाता है। मैंगनीज के लिए मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज EDTA हम यूज कर सकते हैं। ये अपना चार्ट है, डेफिशिएंसी चार्ट, जिसमें नीचे के पत्तों में फास्फोरस, नाइट्रोजन हो, ये आपने कई बार देखा होगा। लेकिन इसी तरह से सिम्टम्स के हिसाब से हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कमी है।
डाइट अपने देखते हैं कि मतलब ये चार्ट एकदम इजी बताता है कि किस तरह से मालूम पड़ेगा कि कौन सी कमी है। अगर आपके नए पत्ते हैं पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो नाइट्रोजन सल्फर की कमी है। पत्तों के बीच में अगर आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो मैग्नीशियम की या मैंगनीज की कमी है। अगर पत्ता आपके धार या मार्जिन सूख रहा है तो पोटेशियम की कमी है पुराने पत्तों में। अगर पुराने पत्तों में धब्बे पड़ रहे हैं तो मैग्नीशियम या मैंगनीज की कमी है। नए पत्तों के अंदर पूरा का पूरा पीलापन दिखाई दे रहा है तो फेरस या सल्फर की कमी है। नए पत्तों के अंदर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पीलापन दिखाई दे रहा है तो जिंक बोरॉन मैंगनीज की कमी है। और नए पत्तों के अंदर अगर धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो कैल्शियम बोरॉन कॉपर की कमी है। तो ये एकदम सिंपल चार्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी कमी है। ये स्लाइड में अपने हर प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ कि हर तत्व का महत्व है, हर तत्व को ध्यान में रखना है। पानी जितना देना है उतना ही देना है, जैसी सॉइल होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, हर न्यूट्रिएंट को देना चाहिए, उसकी जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। सब कुछ दे रहे हैं लेकिन एक तत्व नहीं दे रहे हैं तो भी आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, आपका प्रोडक्शन बह जाएगा इस पानी की तरह से। तो आपको हर तत्व को उसकी जरूरत के हिसाब से देना ही देना है, लॉ ऑफ मिनिमम कहा जाता है ये। चिली बहुत जल्दी खराब होने वाला क्रॉप है तो उसको हार्वेस्टिंग के समय, स्टोरेज के समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मिर्ची को राइट समय पे जब मैच्योरिटी हो जाती है तभी ही उसे तोड़ना चाहिए। अगर वो सब्जी की तरह से यूज कर रहे हैं तो जब पूरी ग्रीन है और लेकिन पूरी तरह तैयार हो गई है तब वो तोड़ना चाहिए। नॉर्मली किसान लोग 7 दिन में एक बार उसको या 10 दिन में 15 दिन में एक बार तोड़ते हैं, डिपेंडिंग आप कैसा फर्टिलाइजर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप उसको पीला अपने लाल करके कर रहे हैं और या ड्राई करना चाहते हैं या कैनिंग के लिए आपका जाने वाला है मिर्ची, तो जब तक पूरी की पूरी मिर्ची लाल ना हो जाए तब तक उसकी पूरी आपको ध्यान रखना पड़ता है और उसको कोई फंगस ना लग जाए, एंथ्रेक्नोज ना लग जाए, वो ध्यान देना रहता है आपका। तभी उसका चिली पाउडर के लिए बनने के लिए अच्छा जाता है। नॉर्मली 75 दिन के बाद में, ट्रांसप्लांटिंग के 75 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू होती है। अगर ग्रीन चिली रहता है तो 4 से 5 मेजर पीक सीजन तो अपने हार्वेस्टिंग रहते हैं ग्रीन चिली के लिए। अगर रेड कर रहे हैं तो 2 से 3 पिकिंग के अंदर पूरा रेड पूरा हो जाता है एक सीजन के अंदर। चिली का क्रॉप नॉर्मली 110 से लेकर 5 महीने से लेकर 6 महीने तक का रहता है, डिपेंड रहता है कि आपका कैसी वैरायटी है उसके ऊपर। जो ईल्ड जो रहता है वो आप कैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके ऊपर रहता है। जो ड्राई चिली जो रेन फेड एरिया रहता है उसमें 200 से 400 किलो मिलता है और अगर इरिगेटेड एरिया में है तो वो 600 से 1000 किलो प्रति एकड़ मिलता है। हमने जो प्रोडक्ट्स हमारे रिकमेंड किए हैं तो वो प्रोडक्ट्स आपको अमेजन पे मिल सकते हैं और हमारे उत्कर्ष की वेबसाइट पे मिल सकते हैं। आप हमें हमारे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आज जो आपने वीडियो देखा है या आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को दिखाएं तो ये वीडियो यूट्यूब में आज या कल तक अपलोड हो जाएगा। उसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो वो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में या हमारे बारे में गूगल पे भी आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो जो प्रोडक्ट दिखाएं उसके अलावा भी हमारी कंपनी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कोकोपीट है, वर्मिकुलाइट, परलाइट है, सारे के सारे वाटर सॉल्युबल की रेंज है हमारे पास में। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर है जिसमें नीम बेस्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं वो 100% नॉन पॉइजनस रहते हैं। हम कोई भी मिलावटी टाइप का काम नहीं करते हैं, एक भी पॉइजन किसी भी प्रोडक्ट में ऐड नहीं करते हैं। 100% जो प्रोडक्ट में लिखा रहता है वही अंदर होता है। फिर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम केक है, कैस्टर केक है, दानेदार में मैन्योर है। फिर पीजीआर बेस्ड फर्टिलाइजर है जैसे यूबिक है, एमिनो एसिड है, सीविड एक्सट्रैक्ट है, फुलविक एक्सट्रैक्ट है, बीम प्लस। इस तरह से हमारे काफी सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास बायो फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, वैम है, अलग अलग तरह के कंपोस्टिंग कल्चर हैं। बायो पेस्टिसाइड की पूरी रेंज है, पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, पूरी का पूरी रेंज हमारे पास आपको मिल जाएगी। ईडीडीए के अंदर भी कंप्लीट रेंज है। अच्छी प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए हमारे पास कंप्लीट रेंज है। अब मैं एक एक करके आपके जो सवाल हैं, मैं अभी व्हाट्सएप का चैट भी खोलूंगा और ये अपने इस चैट के अंदर भी आप लिख सकते हैं। जो जो सवाल के जवाब मैंने नहीं दिए हैं मैं उसको दे देता हूँ। अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है
उसके अंदर काफी लोगों ने सवाल पूछे थे, मैंने बोला था कि मैं इसके टाइम पर दे दूंगा। फ्लावरिंग के लिए क्या उपाय स्प्रे करें? फ्लावरिंग के लिए जो स्प्रे का शेड्यूल हमने दिया हुआ है, वापस से मैं ऊपर दिखा देता हूँ, अपना शेड्यूल खोल देता हूँ। फ्लावरिंग के लिए आप शुरू में अगर आप डीएपी अगर जो हमने जो रिकमेंड किया है उसके हिसाब से अगर आप देते हैं, और स्प्रे के अंदर पैंथर है, एक मिनट, बहुत सारे सवाल के जवाब हमारे शेड्यूल में ही है। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये 45 डे का जो स्प्रे है पैंथर मार्वल, ये पूरा का पूरा फ्लावरिंग का शेड्यूल है। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फ्लावरिंग बहुत अच्छा आ जाता है। स्प्रे का शेड्यूल हो गया, और फ्लावरिंग के स्टेज में हॉर्स पावर को देने से, हॉर्स पावर पॉलीफॉस्फेट है तो उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छा रहता है। हॉर्स पावर के साथ में ऑल्टरनेटिवली 12-61-0 इस तरह से अगर आप देते हैं, ये 26 दिन से लेकर 50 दिन के शेड्यूल में ये फॉलो करते हैं, आपका फ्लावरिंग बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है। हाउ टू कंट्रोल लीफ कल वायरस डिजीज, प्लीज सजेस्ट। लीफ कल वायरस को कंट्रोल करने के लिए मैंने स्लाइड में, मैंने वेबिनार में कई बार बोल दिया है, एक अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। न्यूट्रिशन देते हैं तो बहुत पौधा हेल्दी रहता है। प्रिवेंटिव के अंदर आप ये अलग अलग जो स्प्रेज हैं, थ्रिप्स के लिए थ्रिपोज है, बायोक्लीन स्वीप है, माइटोज है, इनका स्प्रे ले रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत कम आएगा। बाई चांस आ जाता है तो वायरोज वायरिम्यून का भी अपना रिकमेंडेशन हमने लिखा है कि आप प्रिवेंशन में ले लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। वायरस आपका बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगा। We have to control fly and thrips to have control over leaf curl virus. व्हाइट फ्लाई की स्लाइड नहीं ली थी। व्हाइट फ्लाई के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप ले सकते हैं, और वो जो अलग अलग पेस्टिसाइड हमने रिकमेंड किए थे वो आप ले सकते हैं। तो आपको कंट्रोल आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बट स्टिल इट्स 50-50 चांस टू गेट प्लांट नॉर्मल। सर आप सबके लिए मैं बोलूंगा कि आप शुरू में फर्टिलाइजेशन के ऊपर, प्लांट को हेल्दी रखने के ऊपर ही काम करें। बहुत बहुत सर, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? सर, मैं जो अभी लिखे हुए क्वेश्चन है ना, उनको मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आप जो बोलेंगे उसका जवाब दे दूंगा, चलेगा? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। ओके, वाई चिली लीफ कल हैपनिंग? चिली लीफ कल जो हैपनिंग के बारे में मैंने पूरा का पूरा ले लिया है, कॉज भी ले लिया है उसके बारे में, और पेस्ट और डिजीज के बारे में भी ले लिया है। 100 chili plant, I have checked the infection pest, but I've seen. सर, जो थ्रिप्स रहती है वो दिखाई नहीं देती है। थ्रिप्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो क्या करना चाहिए कि आपको अपना मोबाइल लेना चाहिए। मोबाइल के ऊपर जो चिली के पत्ते रहते हैं उसको छिड़कना चाहिए, यूं करना चाहिए। तो मोबाइल के ऊपर छोटा छोटा सा लाल रंग का या पीला रंग का जो कीड़ा चलता हुआ दिखाई देता है, वो थ्रिप्स रहता है। थ्रिप्स है, एफिड्स हैं, ये वेक्टर है। आपको इसी तरह से ही मालूम पड़ेगा कि है। और दूसरा, ये जो भी पेस्ट रहते हैं वो दोपहर के टाइम पे ज्यादातर दिखाई नहीं देंगे, अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम पे दिखाई देते हैं। तो उस समय अगर आप जाते हैं तो मोबाइल के ऊपर छिड़किए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके वहां थ्रिप्स है कि नहीं है। स्प्रेइंग सूडो एंड नीम ऑयल इमल्शन एवरी 10 डेज। सर, सिर्फ नीम ऑयल, सूडोमोनास एक फंगल के लिए हो गया, नीम ऑयल अच्छा हो गया। नीम ऑयल आप कैसा क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, और एक ही एक प्रोडक्ट मत यूज करिए। एक ही एक प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, या एक ही तरह के पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस आ जाता है पेस्ट का। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते रहना चाहिए। इसलिए हमने उत्कर्ष के अंदर भी अपने 4 एक ऑप्शन बताए हैं कि नीमोज है, हमारा है, बायोक्लीन स्वीप है, थ्रीपोज है, माइटोज है, आप अलग अलग यूज करिए। प्लांटिंग आई यूज PGR1 ऑल्सो। PGPR मतलब PGPR ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, वो हेल्दी भी रहता है। I was about to access okay, mine purely organic। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो मैंने ऑर्गेनिक के सारे ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको।
अच्छा फर्टिलाइजर देना, अच्छा कंपोस्ट देना, वही एक सॉल्यूशन है और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। चैट बॉक्स के ऊपर सवाल मेरे बाकी रह गए हैं, उससे देख लेता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, बाद में मैं आप बोलेंगे उसको उसके हिसाब से लूंगा। फॉर सर आपका विकास जी फॉरेस्ट चार्जिंग एप्लीकेशन का बता दिया। तो हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छा कंपोस्ट करना है, वर्मी कंपोस्ट 2 टन जितना यूज करना है, हमारा उत्कर्ष का माइक्रोब यूज करना है, बहुत अच्छा आपका सॉइल हो जाएगा। पहले लेगुमिनस करना है आपको सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, तो करने से पहले ये अभी शायद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कभी भी नेक्स्ट टाइम करते हैं या आप गमले में कर रहे हैं तो लेगुमिनस क्रॉप पहले कर लीजिए। जैसे आप कोई भी के चना है या इस तरह का कुछ उगाइए, उसके बाद में आप चिली करिए तो आपकी सॉइल एकदम चिली के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरा आप इंटरक्रॉपिंग करिए, क्या बोलते हैं, प्याज के साथ में और धनिया के साथ में। फॉलोइंग एट माय किचन गार्डन, बताया कि पानी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और न्यूट्रिशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चेक करना चाहिए कि कौन सा पेस्ट है, डिजीज है, वो अगर आप चेक करते हैं तो आपका जो बर्ड्स फॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। सर वैरायटी के बारे में मैंने विकास जी बात कर ली है। माइक्रोन के बारे में संजय जी मैंने बता दिया कि आपका किस तरह की वैरायटी है, तो आप 50 से 60 माइक्रोन का ले सकते हैं, वो सफिशिएंट रहता है मल्चिंग शीट। हितेश जी मैंने बता दिया है अलग अलग चिली के जो डिजीज रहते हैं और पेस्ट रहते हैं उनके रेमेडीज भी दे दिए हैं। मल्चिंग इज बेटर ऑप्शन, नो डाउट, मल्चिंग बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो प्लास्टिक मल्च यूज नहीं करें, वो स्ट्रॉ का मल्च यूज कर लें, पेपर का मल्च यूज कर लें, कार्डबोर्ड का मल्च यूज कर लें, मॉइस्चर को मेंटेन करें तो बहुत अच्छा आपको मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा आपका। चिली ग्रो करने में डिजीज आ जाते हैं, नॉलेज की जरूरत है, वो कवर हो गया। अपना थ्रिप्स की बारे में बात हो गई। विच वी हैव टू शो चिली विच मंथ, ये भी संजना जी मैंने बता दिया है पूरा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फॉर चिली मैंने विजय जी मैंने ऑलरेडी स्लाइड में आप सामने देख रहे हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताइए, हमारे पास थ्रीपोज है, माइटोज है, बायोक्लीन स्वीप है, नीमोज है, ये सब हमारी रेंज है ऑर्गेनिक की। मल्चिंग डिक्रीजेज अटैक ऑफ डिजीज, डेफिनेटली विकास जी, मल्चिंग से डिजीज कम होती ही होती है। व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड इन किचन गार्डन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सेम। पवन कुमार जी, किचन गार्डन अगर है तो आप रेगुलरली अच्छा कंपोस्ट शुरू में डालिए। बाद में आप लिक्विड जैसे कि जीवामृत है उनका यूज करिए, फिर उत्कर्ष का माइक्रोब्स है उसका यूज करिए। ये जो हमने रिकमेंड किया है, जो हमारे से स्प्रे रिकमेंड किए हैं जैसे प्राइमोल है, वो इट इज 80% ऑर्गेनिक, स्ट्रेस फ्री, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, आप इनका यूज करिए तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट अगर हेल्दी रहेगा तो आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी नहीं। रेगुलरली फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। कैन वी प्लांट चिली नाउ? यस यू कैन प्लांट, थोड़ा लेट हो गया है लेकिन अभी भी अगर आप ट्राई कर सकते हैं। आपके यहाँ क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर है संजय जी, आप तो मेरे ख्याल से साउथ इंडिया से हैं, अगर आपके आसपास में अभी भी चिली हो रहा है और बरसात अगर आपके यहाँ बंद हो गई है तो आप कर सकते हैं। सर प्रेजेंटेशन, आयुष जी प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं शेयर करता हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आज की प्रेजेंटेशन का, ये पूरा का पूरा वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर रख देंगे, तो आप इसको जितनी बार देख रहे हैं उतनी बार आप देख सकते हैं। डोज ऑफ फर्टिलाइजर एनपीके मैंने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के हिसाब से भी आपको बताया था, ये पीछे की स्लाइड आती है। फर्टिलाइजर ये देखो 60-30-30 दैट इज यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फॉर एनपीके फर्टिलाइजर्स, तो ये आपका एनपीके रहेगा और उसके हिसाब से हमने ये सारे चार्ट बनाया हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा फर्टिलाइजर सफिशिएंट कर डालता है यूज करने के लिए। ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं रोहित जी, मैंने बताया डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने कई बार वो बोला है कि आप फंग फ्री यूज करिए, तो फंग फ्री के अंदर भी ट्राइकोडर्मा विल्डी आ ही जाता है, उसके अंदर और भी स्पीशीज आ जाते हैं कि जो ज्यादा इफेक्टिव है ट्राइकोडर्मा से। व्हाइट कॉटन टाइप इंसेक्ट ऑन चिली विद स्टिकी लीव्स, सर व्हाइट कॉटन टाइप जो इंसेक्ट है वो मिली बग्स हैं, तो मिली बग्स को कंट्रोल के लिए आप हमारा बायोक्लीन स्वीप यूज कर सकते हैं। या फिर आप साबुन का पानी भी आप तो अपने घर में ही करते हैं रुपेन जी, तो आप उसको साबुन का पानी स्प्रे करेंगे तो भी काफी कंट्रोल हो जाता है। जिस प्लांट के ऊपर बहुत सारे ये व्हाइट टाइप ऑफ कॉटन टाइप के अगर मतलब मिली बग्स अगर लग गए हैं
तो आप वो पौधे को निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है अटैक तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। लेकिन बायोक्लीन स्ट्रिप से मिलीबग बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो रहा है। डोज ऑफ फर्टिलाइजर मैंने दिखा ही रहा हूँ सतीश जी, ये देखो डोज मैंने आपके सामने ही रखा हुआ है। प्रोडक्ट डिटेल्स बेटर टू शेयर पीपीटी। मैं ये जो अपना, आप सभी लोग ग्रुप के पार्ट हैं, अगर कोई भी ग्रुप में नहीं है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे लिंक करेंगे, भेजेंगे, प्लीज ऐड मी टू द ग्रुप ऑफ चिली, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। तो वहां पर ये जो जितनी भी ये है रिकमेंडेशन है वो मैं रख देने वाला हूँ, इसलिए आपको कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे सतीश जी। Same matter and fertilizer apply to capsicum and red capsicums? Yes, definitely sir. Same, similar ही रहता है। आपको यही थ्रिप्स है, माइट्स है, अपना एफिड्स है, इन सबको ही कंट्रोल करना है और फंगस को कंट्रोल करना है। काफी सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है कैप्सिकम में। टेरेस गार्डनिंग प्रोसीजर कुछ ज्यादा संजना जी अलग नहीं होता है। आपको यही फर्टिलाइजर, इसी तरह से फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपको अलग अलग तरह से न्यूट्रिएंट्स देते रहना चाहिए। जीवामृत दे रहे हैं, पंचामृत दे रहे हैं, आप क्या बोलते हैं लिक्विड मैन्योर दे रहे हैं, कुछ भी देते रहिए हर 15 दिन में, 20 दिन में। ये हाई फीडिंग क्रॉप है, इसको बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, तो ही वो हेल्दी रहेगा। सर बेटर क्वालिटी के लिए कौन सी वैरायटी शो करना चाहिए? आयुष जी, वैरायटी बताना बहुत मुश्किल रहता है। आप अगर कमर्शियल वैरायटी, आप अगर कमर्शियल फार्मर हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपके लोकल एरिया में जो वैरायटी चल रही है, जो टाइप की वैरायटी चल रही है, पंजंट चल रही है तो पंजंट लीजिए, कलर वाली चल रही है तो कलर वाली लीजिए, आपके यहाँ ग्रीन बिकती है तो ग्रीन बेचिए, अगर आपकी रेड होकर बिकती है तो रेड करिए, और अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ओपी सीड्स लीजिए। ओपी मतलब अपने जिसको देसी सीड्स कहा जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने बोला था वी शुडंट यूज आउटसाइड वैरायटी बट स्टिल इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट। सर एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वेरी हाई कमर्शियल क्रॉप। अ लॉट इज एट स्टेक, बहुत सारा स्टेक पर रहता है। मेरा रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहता है, मैं हमेशा प्रॉफिटेबल फार्मिंग की बात करता हूँ। प्रॉफिट तब रहता है जब आपका रिस्क मिनिमाइज हो। आपने वो वैरायटी को देखा हो और आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में या आपके जैसे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो वैरायटी चल रही हो, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर वैरायटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में चलती है, इसलिए आपको आपके लोकल के हिसाब से ही वैरायटी लेनी है। चैट बॉक्स के तो मैंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब आप अगर हाथ रेस करते हैं तो आपको मैं अनम्यूट कर सकता हूं, और आप सवाल पूछ सकते हैं। सुधीर जी, आप अनम्यूट हैं, आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ सर। यस, बोलिए सुधीर जी। सर, आपने तो सभी डिसीज के बारे में डिटेल्स बताया है और पेस्ट के बारे में भी, मगर एक डिसीज छूट चुका है और वो है बैक्टीरियल विल्ट। क्या उस बारे में बता सकते हैं सर? लिया बैक्टीरियल विल्ट के सिम्टम्स वो आपको दिखा देता हूँ, लिया है हमने। उसका मैंने सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर बैक्टीरियल विल्ट जो रहता है, तो अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज करना है, और अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है तो आपको उसके लिए सूडोमोनास यूज करना चाहिए। मैं वो स्लाइड ओके सर, मैंने तो सुडोमोनास फ्लोरेंसिस यूज किया है। ओके। और उसको मैंने 5 kg पर एकड़ के हिसाब से मैंने मिट्टी में डाला था और ड्रेंच भी किया है, मगर उससे मुझे ऐसा बहुत कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करता हूँ। सर आप सुडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। आप सुडोमोनास का हाँ स्प्रे सर। करिए, मैं स्लाइड निकाल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं बैक्टीरियल विल्ट के बारे में। यस 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 सर। ये रहा आपका बैक्टीरियल विल्ट आ गया। आ गया ना? सर इसमें पूरा पेड़ जो है ना, वो जब फल लगते हैं ना उसी समय आता है और पूरा सूख जाता है। सर वो बैक्टीरियल विल्ट नहीं है, वो है फ्यूजेरियम विल्ट। ये जो लास्ट स्लाइड है, ये वाला, ये है। ये तब होता है जब आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, मैंने बताया था इस स्लाइड में। हाँ ये बताया सर, मगर मैंने कृषि विद्यापीठ में जो पूछा था, तो उन्होंने मुझे पौधा लाने के लिए बोला। वो मैं लेके गया तो उन्होंने बोला कि फुजारियम नहीं, ये बैक्टीरियल है, और उन्होंने उसका टेस्टिंग भी किया। तो एक ग्लास में कांच के ग्लास में पानी डाल के उसमें उसके रूट्स जो है वो निकाल के जब पानी में डाला,
तो जैसा हमारा नोजी यानी नाक जो बहता है और उसमें से चिकट स्त्राव निकलता है, उस टाइप का निकल रहा था। सर एक मैं बात उस विल्टिंग की बात कर रहा हूँ। बैक्टीरिया और फंगस के बारे में। बैक्टीरिया यस, बैक्टीरियल विल्टिंग। कोई भी चीज में एक बैक्टीरिया लगा ना, तो बैक्टीरिया बहुत गंदी स्मेल मारता है। यस। अगर आपके पौधे में स्मेल है और वो मर रहा है, तो वो बैक्टीरियल विल्ट है जो आप बोल रहे हैं, या बैक्टीरियल सर। विल्ट है। अगर स्मेल नहीं मार रहा है, ये कॉमन बात है एकदम, इसमें यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे तो भी मालूम पड़ जाता है अपने को। ओके। अगर स्मेल नहीं मार रहा है तो वो फंगस ही है। ओके। फंगस के अंदर स्मेल नहीं होती है, बैक्टीरिया में बहुत गंदी स्मेल होती है। हाँ, एक चीज मैं मिस किया हूं, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मिर्ची के अंदर रूट नॉट नेमेटोड्स भी बहुत आता है। यस सर। वो मेरा मिस हुआ है। उसके लिए आप कार्बोफ्यूरन के बारे में जैसे मैंने बोला था वो यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकली। और अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो हमारे पास में निमेटोनिल है, जिसके अंदर पेसिलोमाइसिस और मेटारिजियम इस तरह की चीजें आती हैं। अगर आपको रूट नॉट नेमेटोड दिखाई दे रहा है या किसी भी तरह का नेमेटोड दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, जिसमें 6 तरह के फंगस आते हैं जो नेमेटोड्स को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर डालते हैं। ओके, थैंक यू सर। और मैं आप सबको क्या बोलते हैं, आप हाथ खड़ा करेंगे या मैं आप सबको अनम्यूट कर सकता हूं? जिसे भी पूछना है तो आप प्लीज पूछिए। मुझे जो पता है वो मैं आपको बता दूंगा। आप हाथ रेस करिए तो मुझे दिखाई देगा कि आप हाथ रेस कर रहे हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप सवाल पूछ पाएंगे। सब लोग निकल रहे हैं, तो मतलब शायद जो सवाल सबको जानना था वो आ चुके हैं। बाकी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप पूछ सकते हैं मुझे किसी भी समय। स्टिल अभी भी कोई सवाल आपके आ रहा है, आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपका सवाल आता है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर आप फोटोग्राफ भेजते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूंगा कि क्या है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं देख लेता हूं एक बार। टेरेस गार्डनिंग ऑन चिली। मेरा संजना जी टेरेस गार्डनिंग के ऊपर वेबिनार मैंने लिया है। शायद वो मुझे देखना पड़ेगा उसका लिंक। अगर वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुका है तो वो आप उसको अच्छी तरह देख लीजिए। उसके अंदर हमने बहुत सारे डू इट योरसेल्फ रिकमेंडेशन भी दिए हुए हैं। आप वो करते हैं तो चिली का हो जाता है। बाकी जो पेस्ट डिजीज के बारे में जो मैंने आज लिया है, जो कुछ काफी सारी चीजें रिकमेंड करी हैं, तो वो आप यहाँ से फॉलो करिए, तो आपका हो जाएगा। उसमें आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर अपने वेबिनार को पूरा करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी गुड पार्टिसिपेंट। और जो मुझे आता था, जो मुझे समझ में आता है, मैंने आपको उतना शेयर किया है। हाँ संजना जी, अगर लिंक रहेगी मैं आई शेयर इन द ग्रुप, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा टेरेस गार्डनिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अपना वेबिनार हम कंप्लीट करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आई एम अवेलेबल। जैसे सुरभि जी ने शुरू में बोला था कि अभी हमारी डिस्काउंट की स्कीम भी चल रही है, तो आप अभी हमारे वेबसाइट से अच्छे डिस्काउंट के साथ हमारे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। 65% तक का हमारा डिस्काउंट चल रहा है हमारे सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अभी दूसरा नेक्स्ट वेबिनार हमारा टोमेटो के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर रहेगा। मतलब बहुत डिटेल में इंसेक्ट्स के बारे में अपने देखेंगे, क्योंकि हर जो वेबिनार रहता है उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं देख पाते हैं, तो उनके ऊपर अपना वेबिनार रहने वाला है। तो आप हमारे फेसबुक पर लाइक करके रखिए ताकि आपको मालूम रहे कि हमारा वेबिनार्स आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम फॉर बीइंग अ गुड पार्टिसिपेंट।